नमो नमः मित्रों, प्रिय संस्कृत से चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आगे की तैयारी में तत्पर हो गए होंगे। और एक अच्छे विद्यार्थी का यही लक्षण है कि जब तक उसको उसकी मंजिल ना मिल जाए तब तक रुकना नहीं चाहिए। और अभी से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सीटेट की परीक्षा दी होगी, बहुत सारे अभ्यर्थियों का अच्छा गया होगा, पेपर कुछ का थोड़ा कम अच्छा गया होगा। तो जो रिजल्ट रहा आपका, उस पर ज़्यादा अपना ध्यान ना केंद्रित करते हुए आप आगे की तैयारी में कि आगे अब हमें क्या करना है इसकी तैयारी में लग गए होंगे। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आप सभी को आपके लक्ष्य की ओर उन्मुख करते हुए 2024 में आपको आपका लक्ष्य प्राप्त कराए। इसी शुभकामना के साथ आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में थोड़ा अलग टाइप के प्रश्न रखे हैं जो कि भाषा विज्ञान से संबंधित हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि अरबी लिपि किस लिपि से उद्भूत मानी जाती है। और हाँ, यदि आपको मेरे वीडियोस से थोड़ा बहुत लाभ हो रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करिएगा। यदि आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में कोई असुविधा नहीं है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो अवश्य करिएगा। चलिए देखते हैं अरबी लिपि किस लिपि के से उद्भूत मानी जाती है, यानी अरबी लिपि किस लिपि से उद्भूत हुई है। क्या ब्राह्मी लिपि से, क्या भारूपी लिपि से, क्या चीनी लिपि से। तो आप बचपन से मतलब 11-12 से पढ़ते आए होंगे कि हिंदी भारूपी परिवार की भाषा है, तो भारूपी है तो हिंदी हो गई। क्या चीनी से है, क्या भारतीय है या सामी है। तो अरबी जो है वो आपकी सामी लिपि से उद्भूत हुई है। कौन सी लिपि से? सामी लिपि से उद्भूत हुई है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि भारूपी लिपियाँ किसकी रूपांतरण है। जो भारूपी लिपियाँ हैं वो किसकी रूपांतरण है? क्या भारतीय लिपि की, शामी की, चीनी की अथवा ग्रीक की। जितनी भी भारूपी लिपियाँ हैं उनका किसकी रूपांतरण है वो। प्रश्न संख्या 39। तो इस जो जितनी भी भारतीय लिपियाँ हैं, भारूपी लिपियाँ हैं, वो सभी लिपियाँ जो हैं आपकी ग्रीक लिपि से ग्रीक लिपि का रूपांतरण है। किस लिपि का? ग्रीक लिपि का रूपांतरण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है, आज थोड़ा सा प्रश्नों का स्टैंडर्ड ऊंचा है। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि प्राचीन नागरी लिपि ब्राह्मी लिपि किस शैली से विकसित हुई है। प्राचीन नागरी लिपि जिसको ब्राह्मी लिपि कहते हैं कि किस शैली से विकसित हुई है। ब्राह्मी लिपि की किस शैली से विकसित हुई है। सॉरी, प्रश्न पर एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। प्राचीन नागरी लिपि ब्राह्मी लिपि की किस शैली से विकसित हुई है। जो प्राचीन नागरी लिपि है वो ब्राह्मी लिपि के किस शैली, क्या उत्तरी या पूर्वी, पश्चिमी अथवा दक्षिणी। प्रश्न संख्या 40, बताइए क्या सही होगा उत्तर। प्रश्न संख्या 40, तो इसका उत्तर होगा आपका ए, उत्तरी लिपि से विकसित हुई है। कौन सी लिपि से? उत्तरी लिपि से। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि इनमें किन तीनों का अल्प प्राण संज्ञा होती है। कौन से 3 अक्षर ऐसे हैं जिनकी अल्प प्राण संज्ञा होती है। तो आपने देखा होगा महाप्राण का नंबर है 24, है ना। तो और बाकी जो बचते हैं, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है आपके अल्प प्राण होते हैं। तो पहला वर्ण देखिए, इसमें पहला का, खा, ता, था, दा, तीसरा भी है और पा। तो यहाँ पर देखिए पहले ही ऑप्शन में पहला वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है और ये भी पहला वर्ण है। तो तीसरे में ही जो है वो पहले में ही आपका सही हो जा रहा है, क्योंकि अल्प प्राण का नंबर है आपका, अल्प प्राण का नंबर है 135 और महाप्राण का नंबर है 24। 135 का मतलब है कि वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हमेशा अल्प प्राण होता है और दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है आपका? महाप्राण होता है। तो यहाँ पे अल्प प्राण पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। चलिए प्रश्न आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि इनमें से दंत कौन है। इनमें से दंत कौन है। शा, शा, शा या हा। दंत किसका उच्चारण दांत से होता है। तो आपने दंत शा हमेशा पढ़ा ही है। ये जो है इसका उच्चारण दांत से होता है, ऑप्शन नंबर बी, और इसीलिए इसको दंत सा भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 42 का ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 43। आज जो प्रश्नों का स्तर है ना, अगर वो कहा जाए कि शिक्षण की विधि तो दोष विधि है। शिक्षण की इसमें दोष है,
शिक्षण की कोई विधि इसमें फॉलो, हमेशा जो है आपका जो प्रश्न का लेवल होता है वो क्या होता है, सरल से कठिन की ओर। लेकिन आज जो नीति अपनाई गई है वो कठिन से सरल की ओर जाया जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग तो प्रैक्टिस सेट लगाने से हमें मतलब है। प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि इनमें मूर्धन्य कौन है? शा, शा, शा और या। मूर्धन्य सा कौन सा है? तो देखो ये तालव्य सा है, ये दंत सा है, तो आपका मूर्धन्य सा कौन सा होता है? ये वाला सा होता है। अब कोई बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पेट चुरवा सा, ये सा, षटकोण वाला सा। बिल्कुल नहीं, हमेशा आप बोलिए तीनों सा को उसके नाम से। अब जैसे इसको आप बोलिए मूर्धन्य सा, इसको आप बोलिए तालव्य सा और इसको दंत सा, तो कभी भी ये भूलेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि रा की रा की संज्ञा क्या है? यानी रा की संज्ञा क्या है? रा किस में आता है? उसमें में आता है, स्पृष्ट में आता है, समृद्ध में आता है या अंतस्थ में आता है? या अंतस्थ में आता है, बताइए। रा की कौन सी संज्ञा होती है? रा को क्या और कहा जाए? संज्ञा मतलब नाम, राम को तो अंतस्थ वर्ण होता है ना। अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आपका या, रा, लावा, ये चारों अक्षर आते हैं अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत। और इनको अंतस्थ इसलिए कहा गया कि उनके उच्चारण करने में हवा अंदर ही रह जाती, बाहर नहीं। या, रा, लावा अंदर ही सांस रह जाती, बाहर नहीं निकलती, इसलिए इनको अंतस्थ कहा जाता है। और या, रा, लावा को आर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक है, ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आपका शाह आता है और इसमें एक प्रकार की ऊष्मा निकलती है। आप मुख के सामने उच्चारण कीजिए और मुख के सामने हाथ लगाइए, देखिए एक प्रकार की गर्मी निकल रही है, गर्म हवा निकल रही है, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण कहा गया। समृद्ध आपका जो है आ होता है ना। स्पृष्ट वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण किसी न किसी मुख करने में मुख का कोई ना कोई अंग टच करता है, तो इसलिए इनको स्पृष्ट, और इनकी संख्या जो है आपकी 25 है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और यहाँ रा पूछा गया है, तो रा का जो है ऑप्शन सही होगा डी। रा की क्या संज्ञा होती है? तो अंतस्थ संज्ञा होती है। प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि ला की संज्ञा क्या है? स्पृष्ट, ऊष्म, विवृत या अंतस्थ? अभी यारा लावा हमने बता दिया था, इन तीनों की जो संज्ञा होती है वो अंतस्थ संज्ञा होती है। चाहे देखो प्रश्न घुमा दिया गया, संज्ञा क्या है। ऐसे क्या पूछता है नॉर्मली, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आते हैं, आर्धस्वर किसे कहा जाता है। लेकिन यहाँ क्या पूछ लिया, ला की संज्ञा होती है, तो ला की अंतस्थ संज्ञा होती है, क्योंकि ये इनको उच्चारण करने में सांस अंदर ही रहती है, इसलिए इनको अंतस्थ कहते हैं। और प्रश्न संख्या 45 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 46। अब देखिए वहीं से फिर प्रश्न बन गया कि या की संज्ञा क्या होती है। तो यहाँ हम जो है आपको विस्तृत जानकारी नहीं देंगे, इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। अंतस्थ संज्ञा होती है, क्योंकि व्याख्या पहले कर चुके हैं। आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47। सा की संज्ञा होती है स्पर्श, ऊष्म, स्वर या अंतस्थ। अभी बताया कि तीनों शा और हा की ऊष्म संज्ञा होती है, तो इसकी ऊष्म संज्ञा होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 48 और इसका ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो रहने देते हैं, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ और नई आशा के साथ कि आप सभी जो है अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख होते हुए अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और 2024 में आप सभी को आपका लक्ष्य मिले, आपका लक्ष्य मिलना है, आपको प्राप्त करना है, ऐसी भावना को रखते हुए हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। नमः संस्कृताय, नमो नमः।